नमस्कार, मैं राकेश कुमार सोनी। अपन ने जनरल साइंस के अंतर्गत कल तक जो किया था उससे थोड़ा आगे चलते हैं। कल अपन ने जो इससे पूर्व जो वीडियो था उसमें डीएनए का कंपोजिशन पढ़ा था। डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, उसकी फॉर्मेशन की प्रक्रिया पढ़ी थी। आज अपन डीएनए का मॉडल, डीएनए का द्विकुंडलनी मॉडल या प्रतिरूप है, उसका अध्ययन करेंगे। साथियों, डीएनए का द्विकुंडलनी मॉडल है, उसको प्रस्तुत करने वाले जो वैज्ञानिक है, प्रस्तुतकर्ता कौन है? वाटसन एवं क्रिक है। वाटसन एवं क्रिक। तो डीएनए का द्विकुंडलनी मॉडल या प्रतिरूप किसने प्रस्तुत किया? अगर क्वेश्चन आता है तो आप क्या करोगे? वाटसन एंड क्रिक। इस मॉडल के अंदर वाटसन और क्रिक ने जो मॉडल बनाया था तो उस समय आंकड़े लिए थे, और वो आंकड़े किससे प्राप्त हुए थे? एक्सरे विवर्तन, एक्सरे विवर्तन प्रयोग के आंकड़ों का उपयोग है वो वाटसन और क्रिक ने किया था। अब ये एक्सरे विवर्तन का प्रयोग किसने किया था? फ्रैंकलिन और रोजेलिन। फ्रैंकलिन और रोजेलिन, इनके द्वारा किया हुआ प्रयोग जो कौन सा था? एक्सरे विवर्तन प्रयोग। उसके आंकड़े थे और उन आंकड़ों का उपयोग करके वाटसन और क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडलनी मॉडल है वो बनाया था। अब ये डीएनए का द्विकुंडलनी मॉडल या प्रतिरूप किस प्रकार से होता है उसकी स्टडी करें तो इसका डायग्राम देखेंगे और डायग्राम से अपन समझेंगे। तो देखिए, ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के ऊपर दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं प्रति समानांतर क्रम में व्यवस्थित होती है, लिपटी हुई होती है। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला मान लेते हैं ये है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला कैसे बनती है ये अपन ने पूर्व में पढ़ा हुआ है। दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला मान लेते हैं ये है। अब इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला का ये मान लेते हैं 3' एंड है, ये मान लेते हैं 5' एंड है, और 3' एंड आने के बाद इस श्रृंखला का ये 5' एंड हो गया और ये 3' एंड हो गया। इसका मतलब डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति समानांतर क्रम में क्या होती है? व्यवस्थित होकर लिपटी होती है। अब देखिए, आप यहां पर देख रहे हो कि ये राइट साइड है मुख्य अक्ष का और ये मुख्य अक्ष का लेफ्ट साइड है। तो राइट साइड की ओर ये जो खांच बन रही है ये खांच गहरी बनेगी, ये गहरी खांच बन गई। और लेफ्ट साइड की ओर ये जो खांच बन रही है मुख्य अक्ष से वो खांच थोड़ी हल्की बन रही है, तो ये हल्की खांच है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि डीएनए है वो मुख्य अक्ष के कौन सी साइड में झुका हुआ है? राइट साइड में झुका हुआ है, क्योंकि राइट साइड में क्या है? गहरी खांच, और लेफ्ट साइड में क्या है? हल्की खांच। इससे अपने को ये जानकारी प्राप्त होती है कि डीएनए मुख्य अक्ष के दाहिनी ओर झुका हुआ है। डीएनए का स्ट्रक्चर है वो कैसा है? क्लॉकवाइज रोटेशन में है। अब डीएनए का ये जो एक लूप है यहां से लेकर यहां तक, इस लूप की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर होती है। तो डीएनए के एक लूप की लंबाई कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर होती है। देखिए, यहां पर कल अपन ने पढ़ा, मान लेते हैं ए है, यहां पर नाइट्रोजन क्षारक टी है, यहां पर टी है तो यहां पर पूरक क्या आएगा? ए। यहां पर जी है तो यहां पर पूरक क्षारक क्या आएगा? सी। ए और टी के मध्य अपन ने पढ़ा हुआ है कि डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है। ए और टी है तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, जी और सी है तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में दो क्रमागत न्यूक्लियोटाइडों के मध्य की दूरी
डीएनए में कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है या 0.34 नैनोमीटर होती है। तो दो क्रमागत न्यूक्लियोटाइडों के मध्य की दूरी का मान कितना होता है? 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर। और एक लूप की लंबाई कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर। डीएनए का अणु है, उसका व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। तो व्यास कितना है? व्यास है 20 एंगस्ट्रॉम या अपन कह सकते हैं 2 नैनोमीटर है। तो डीएनए के अणु का व्यास हुआ 20 एंगस्ट्रॉम, लूप की लंबाई हुई 34 एंगस्ट्रॉम और दो क्रमागत न्यूक्लियोटाइडों के मध्य का जो गैप हुआ वो गैप कितना हुआ? 3.4 एंगस्ट्रॉम। साथियों, यहाँ पर ये जो मुख्य अक्ष है, उस मुख्य अक्ष के चारों ओर जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला लिपटी हुई है, उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला की मुख्य रीढ़ किससे बनती है? मुख्य रीढ़ बनती है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। तो यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज शर्करा है, यहाँ पर भी डीऑक्सीराइबोज शर्करा है। तो दो क्रमांक आमने सामने स्थित डीऑक्सीराइबोज शर्करा के मध्य की दूरी कितनी होती है? 11 एंगस्ट्रॉम होती है। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो दो आमने सामने स्थित डीऑक्सीराइबोज शर्करा के मध्य की दूरी कितनी है? 11 एंगस्ट्रॉम। लूप की लंबाई कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम। और दो क्रमागत न्यूक्लियोटाइडों के मध्य की दूरी कितनी है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। और डीएनए के अणु का व्यास कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम। अब अपन पढ़ते हैं कि डीएनए में अपन ने ये पढ़ा हुआ है कि ए का पूरक कौन है? टी। और जी का पूरक कौन है? सी। ए और टी के मध्य क्या है? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। और जी और सी के मध्य क्या है? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। और दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं हैं वो प्रति समानांतर क्रम में क्या है? व्यवस्थित है। अब अपन करते हैं कि डीएनए है वो चारगाफ के तुल्यता के नियम का पालन करता है। तो चारगाफ का तुल्यता का नियम क्या है और उस पर आधारित क्वेश्चन है वो अपन सॉल्व कैसे करते हैं, ये अपने को पढ़ना है। देखिए, चारगाफ का तुल्यता का नियम है वो डीएनए पर ही लागू होता है, आरएनए पर लागू नहीं होता है। ये एक डिफरेंस है आरएनए और डीएनए में। चारगाफ का तुल्यता का नियम क्या है? चारगाफ ने डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजनीय क्षारकों की प्रतिशतता का निर्धारण करने के लिए एक नियम प्रस्तुत किया था। इस नियम का पहला बिंदु क्या है कि डीएनए में प्यूरीन वर्ग के जो नाइट्रोजन क्षारक हैं उनकी प्रतिशतता बराबर होती है किसके? पिरिमिडीन वर्ग के नाइट्रोजनीय क्षारकों की प्रतिशतता के। तो प्यूरीन वर्ग के नाइट्रोजनीय क्षारक अपने पढ़ा A+A और कौन थे? G थे। तो A+G हो गया। इनकी प्रतिशतता बराबर है किसके? C और T, क्योंकि डीएनए में पिरिमिडिन वर्ग के क्षारक कौन से हैं? साइटोसिन और थाइमिन। मान लेते हैं कि ये 50% है तो ये भी क्या होंगे? 50% होंगे। ये चारगाफ के नियम का, तुल्यता के नियम का पहला बिंदु है। प्यूरिन की मात्रा पारिमिडीन वर्ग के नाइट्रोजन क्षारक की प्रतिशत मात्रा के क्या होगी? बराबर होगी। दूसरा नियम है कि जितनी एडेनिन की मात्रा होगी उतनी ही किसकी होगी? थाइमीन की होगी, क्योंकि ए का पूरक कौन है? थाइमीन है। इसी प्रकार से जितनी मात्रा ग्वेनिन की होगी उतनी मात्रा किसकी होगी? साइटोसिन की मात्रा होगी। तो एडेनिन की मात्रा इक्वल होगी थाइमीन के और ग्वेनिन की मात्रा इक्वल होगी साइटोसिन की। इस नियम का तीसरा बिंदु है कि A+T यानी एडेनिन और थाइमीन का योग अपॉन G+C, इनका योग है, इन योगों का अनुपात एडेनिन और थाइमीन के योग का और ग्वेनिन और साइटोसिन के योग का अनुपात यदि 1 से कम आता है, 1 से क्या आता है? कम आता है, लेस देन 1 आता है, तो वह डीएनए प्रोकैरियोटिक कोशिका का होता है। और यदि इनका अनुपात 1
या एक से अधिक आता है तो इसका मतलब है कि वह डीएनए यूकैरियोटिक कोशिका का है। तो इस आधार पर अपन ये निर्धारण कर सकते हैं कि डीएनए का जो नमूना है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका का है या यूकैरियोटिक कोशिका का है। अब साथियों, इस नियम पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं जो अक्सर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। देखिए, अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाए कि एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन कि एक डीएनए के नमूने में एडेनिन की मात्रा 20% है। एडेनिन की मात्रा कितनी है? 20% है। तो अन्य नाइट्रोजनीय क्षारकों की प्रतिशत मात्रा क्या होगी, ये पूछा जा सकता है। तो देखिए, आपको दिया हुआ है ए की मात्रा ज्ञात है, ए की मात्रा दी हुई है, कितनी? 20% दी हुई है। तो अन्य क्षारकों की मात्रा कैसे ज्ञात करेंगे? सिंपल है, शॉर्टकटली अपन चलें, चारगाव के तुल्यता के नियम का तीसरा पॉइंट है, उसके ऊपर आ जाओ सीधे आप। वो पॉइंट क्या था कि एडेनिन और थाइमीन का योग अपॉन क्या था? ग्वेनिन और साइटोसिन का योग। तो देखिए, यहां पर मात्रा दी हुई है, एडेनिन की मात्रा दी हुई है 20%। चारगाव के तुल्यता के नियम के दूसरे बिंदु में अपन ने पढ़ा है कि जितनी मात्रा एडेनिन की होती है उतनी मात्रा किसकी होती है? थाइमीन की होती है। इसलिए टी की मात्रा भी कितनी होगी? 20% ही होगी, क्योंकि ए की मात्रा बराबर है किसके? टी के। अब इन दोनों की मात्राओं का योग कितना हो गया? 40 हो गया। 40 को अपन 100 में से लेस करेंगे, तो 100 में से 40 को लेस करते हैं तो क्या आता है? 60 आता है। 60 डिवाइडेशन करते हैं किसके लिए? जी और सी के लिए। इसलिए जी की मात्रा ग्वेनिन की मात्रा क्या होगी? 30, और साइटोसिन की मात्रा ग्वेनिन की मात्रा के बराबर होती है, तो इसकी भी कितनी होगी? 30। इस प्रकार से जिस भी नाइट्रोजनीय क्षार की मात्रा दी हुई हो उसकी मात्रा, ज्ञात मात्रा को उसके पूरक क्षार की मात्रा के बराबर करना है आपको, और 100 में से घटाने के बाद बचे हुए क्षारकों की मात्रा है उसका निर्धारण कर लेना है। तो ए की मात्रा दी हुई थी 20, टी की मात्रा भी क्या हुई? 20, और ग्वेनिन की मात्रा क्या हुई? 30, और साइटोसिन की मात्रा क्या हुई? 30। अब अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि वो डीएनए कौन सी कोशिका का है, तो देखिए सिंपल है कि इनका योग करेंगे तो क्या आएगा? 40, इनका योग करेंगे तो क्या आएगा? 60। ऊपर बड़ी संख्या है, नीचे क्या है? छोटी संख्या है। इसका मतलब आंसर क्या आएगा? 1 से क्या आएगा? कम आएगा। और जब इनका अनुपात A+T और G+C इनका अनुपात क्या हो? 1 से कम आए, तो इसका मतलब कि वह डीएनए कौन सी कोशिका का हुआ? प्रोकैरियोटिक कोशिका का हुआ। इस प्रकार से कंपटीशन लेवल में क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, उसका सॉल्यूशन ये है। थैंक यू, धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।